हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हल प्रश्न पत्र यानी कि प्रीवियस ईयर जो आंसर शीट है उसे देखने वाले हैं। जो लोग नए हों आप ध्यान रखिए, वर्ष 2008 से लेकर के 2022 तक में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। आप लोग ध्यान रखें, ये वाला जो बुक है क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा आपके लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में है। ज़बरदस्त तरीके से डिस्कशन दिया गया है। आप में से जो भी लोग नए हैं क्लास में थोड़ी देर बने रहिए, अच्छे से समझ जाइएगा। अगर आप इस बुक पे अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो 50% से ज़्यादा आपका जो सिलेबस है ये कवर हो जाएगा। आप ऐसा समझ लीजिए, इस वाले बुक में शायद ही कोई ऐसा पॉइंट रहा है जो नहीं इंक्लूड किया गया है। इसलिए कहा जा रहा है अध्ययन सामग्री पे मेन फोकस करिएगा। एक सवाल को देखना है और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सप्लेनेशन बन सकते हैं, जितने भी एक्सप्लेनेशन हैं, सारे कुछ को दिया जा चुका है। पढ़ने में आपको मज़ा आएगा क्योंकि हर एक जो अगला क्वेश्चन आएगा वो पिछले क्वेश्चन से अलग रहता है, यानी कि अलग टॉपिक से लिया हुआ रहता है। जो भी लोग नए हैं बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी कर रहे हो प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा। आपके बिहार दरोगा के लिए काफ़ी सारा क्लास दिया जा चुका है। ज्ञान बिंदु का ही पेड ग्रुप वाला है, क्राउन है, प्लेटफॉर्म एजुटेरिया है, सारे पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है और आप लोगों के लिए यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट क्लास आ रहा है। आगे भी क्लास कंटिन्यू रहेगा। लास्ट वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक देख लिए थे। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है प्ले लिस्ट बना दिया गया है, प्ले लिस्ट आकर के आप चेक कर लीजिएगा। लास्ट वाले क्लास में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है, यहाँ तक देख लिए थे। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। आप में से काफ़ी लोगों का मैसेज इस चीज़ के लिए भी था कि सर बहुत सारे नहीं, कुछ ऐसे यूट्यूब पे हैं चैनल जो लोग पढ़ा रहे हैं बट अच्छे से नहीं बता रहे हैं। अच्छे से नहीं बताने का रीज़न था, मतलब उसका कहना आप लोगों का था कि कुछ सवाल को छोड़ दे रहे थे, एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल भी छोड़ दे रहे थे और एक लाइन से बस पढ़े हुए जा रहे थे। क्वेश्चंस को, आंसर्स को रीडिंग डाल रहे थे। रीडिंग नहीं चाहिए, अच्छे से थोड़ा सा धीरे लेकिन अच्छे से बताइए। आज के इस क्लास में भी और आगे भी कोशिश की जाएगी जो भी सवाल आप देखो उसे अच्छे से आप समझ पाओ, याद कर पाओ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 से अच्छे से स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? यहाँ पे आपको पता है पाली रहा था। अब समझिए इसके बारे में। गौतम बुद्ध संवादों में पाली भाषा का प्रयोग किया करते थे। महावीर के संवादों की भाषा पूछा जाता है प्राकृत थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है। गौतम बुद्ध अपने नॉर्मली जो बात करते थे वो पाली भाषा में करते थे। महावीर के जो संवाद है उनकी भाषा अगर पूछेगा तो प्राकृत बताना है। प्राकृत का मतलब भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई उसका सामान्य नाम प्राकृत है। उन भाषाओं में जो साहित्य रचे गए उसे प्राकृत साहित्य कहते हैं। पाली भाषा को समझिए, यह प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी जिसे पूर्व में बिहार से पश्चिम में हरियाणा राजस्थान तक और उत्तर में नेपाल उत्तर प्रदेश से दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी। इस भाषा में बौद्ध साहित्य जिसे आप त्रिपिटक कहते हो इसकी रचना किया गया था। संस्कृत पे ध्यान दें, यह भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा थी। यह हिंद आर्य भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जो हैं इसी से उत्पन्न हुई है। मगधी, यह भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है जिसका संबंध भोजपुरी और मैथिली भाषा से है, ध्यान रखेंगे। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? यहाँ पे आपको पता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में अच्छे से समझिए। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस, 15 को थल सेना, 28 को राष्ट्रीय विज्ञान, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाने का उद्देश्य को समझिए। एड्स के बारे में हर उम्र के लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाना रहा है। सबसे पहले विश्व एड्स दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने का जो शुरुआत है WHO के द्वारा 1988 ईस्वी में की गई थी। इनमें से कौन रक्षा मंत्रालय के
विभाग हैं बताइए। जवाब सोचिए अपना, आंसर यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है। बताइए क्या रक्षा विभाग रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाला भाग है या फिर नहीं है? रक्षा अनुसंधान है कि नहीं? बस एक क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को सोचने के लिए कहा जा रहा है। खुद से सोचिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कुछ सेकंड का टाइम चाहिए, इस सवाल पे आपको कुछ सेकंड का टाइम दिया जा रहा है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, साथ ही साथ रक्षा उत्पादन विभाग, ये सभी आते हैं। इनके बारे में अच्छे से ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। रक्षा विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग और जो आपका रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग है, समझिए इसके बारे में थोड़ा सा। रक्षा विभाग एकीकृत रक्षा स्टाफ और तीनों सेनाओं तथा विभिन्न अंतर जो सेवा संगठन है इससे संबंधित कार्य करता है। यह विभाग रक्षा बजट, स्थापना संबंधी मामले, रक्षा नीति, संसद संबंधी मामले, विदेशों के साथ सहयोग और रक्षा संबंधी सभी कार्यकलापों के समन्वयन के लिए भी जिम्मेवार है। रक्षा उत्पाद विभाग को समझिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। इस विभाग के प्रमुख एक सचिव होते हैं और यह विभाग रक्षा उत्पादन, आयातित सामानों, उपकरणों तथा अतिरिक्त हिस्से पुर्जे से जो स्वदेशीकरण है, आयुध निर्माण है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम की जो विभागीय उत्पादन यूनिट है, इनकी आयोजन एवं नियंत्रण करने का ये काम करती है। रक्षा अनुसंधान के बारे में समझिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया गया था। इस विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं जो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। इसका कार्य सैन्य उपकरणों, यहाँ पे उपस्करों दिया हुआ, और संभारिकी के वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को सलाह देना और सेनाओं द्वारा अपेक्षित उपस्करों के लिए अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास योजनाएं तैयार करना है। भूतपूर्व जो सैनिक है इसके बारे में समझिए, कल्याण विभाग है। इस विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं और यह विभाग भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास, कल्याण तथा पेंशन संबंधी सभी मामलों से संबंधित कार्य करती है। वर्तमान में रक्षा मंत्री जो हैं श्री राजनाथ सिंह यही हैं, ध्यान रखेंगे। नंबर 34, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीति केंद्र, जिसे आप डिप्लोमेटिक स्टेशन कहते हैं, यह खोला गया है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ए ध्यान रख लेना है। देखिए, बांग्लादेश द्वारा अपना नई कूटनीति केंद्र चेन्नई में खोलने की घोषणा 7 अगस्त 2017 को किया गया था। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? आपको सैयद शाहिद हकीम यहाँ पे ध्यान रखना है। सैयद शाहिद हकीम को 2017 के लिए फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। इससे ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यानचंद पुरस्कार का जो गठन है 2002 ईस्वी में हुआ था। यह क्रीड़ाओं और खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें नगद पुरस्कार सहित जो 10 लाख रुपए का जो इनाम है ये दिया जाता है। 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति में अश्वनी अकुंजी एथलेटिक्स में मिला, धर्मवीर सिंह हॉकी में, बीसी सुरेश कबड्डी में। इनको 2022 का ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। बंगाल के विभाजन को रद्द किया था किसने? बी राइट आंसर, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 तक का कार्यकाल रहा था। इसी के काल में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। कर्जन 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल के विभाजन की घोषणा किया था और 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया। 20 जुलाई 1905 को घोषणा होता है। जुलाई के बाद आता है अगस्त, सितंबर, फिर आता है अक्टूबर। अक्टूबर में 16 तारीख को 1905 में विभाजन होता है और इसी दिन को बंगाल में ना शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल विभाजन का विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया गया। उसी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म होता है। 6 मई 1910 ईस्वी को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बनते हैं। उनके सम्मान में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राजदरबार का आयोजन किया जाता है। वायसराय
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कर देता है यहाँ पे। इसी समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से हट करके दिल्ली बनाने की घोषणा की गई, जिसे 1912 ईस्वी में मूर्त रूप यानी कि तब से ये लागू हो जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनका कार्यकाल 1916 से 21 तक रहा था। किसका? चेम्सफोर्ड का। भारत के ये वायसराय पद पर थे। वर्ष 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन साथ साथ हुए थे। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में राजनीतिक समझौता होता है, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, CR दास के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किए थे। रॉलेट एक्ट को समझिए। रॉलेट एक्ट 1919 में मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, जो कि 1917 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है, इन्हीं के शासनकाल की घटना है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में देखें। 1905 से 10 तक इनका कार्यकाल रहता है। ये भारत के वायसराय थे। इनके काल की प्रमुख घटनाओं में स्वदेशी आंदोलन, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था, ये ध्यान रखिएगा, मार्ले मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो द्वितीय है, इसी के समय में 1907 का सूरत वाला अधिवेशन होता है। ये सूरत अधिवेशन होता है। इसी में कांग्रेस का विभाजन होता है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, आपको अच्छे से पता है ये। 1906 में आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। दोनों पॉइंट मोस्ट VVI है। 1906 में आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में जो सूरत अधिवेशन होता है, इसी में कांग्रेस का विभाजन होता है। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम साइप्रस, आपको ध्यान रखना, सेपरेट करके है। विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान, सेपरेट नाम दिया गया। 23 जून 2017 को बैकर्थू स्टार शॉट कार्यक्रम के 6 अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। विश्व के सबसे छोटे इन अंतरिक्ष यानों को स्प्राइट नाम दिया गया। यह अंतरिक्ष यान इसरो की PSLV C38 के द्वारा प्रक्षेपित इटली के उपग्रह मैक्स वेलियर और लाटविया के उपग्रह वेंटा 1 पर संलग्न किया गया था। केवल 4 ग्राम वजनी प्रत्येक अंतरिक्ष यान की लंबाई जो और चौड़ाई थी, ये 3.3 सेंटीमीटर का ही था। और इसमें से सौर ऊर्जा संचालित रेडियो, सेंसर, सोलर सेल्स, मैग्रोमीटर, माइक्रो कंट्रोलर आदि लगे हुए थे। भारत के द्वारा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में पहला कृत्रिम उपग्रह, नाम था आर्यभट्ट, छोड़ा जाता है। और यह पूर्णतः तकनीक से ये निर्मित किया गया था। भास्कर सेकेंड को देखिए। 20 नवंबर 1981 में कास्पुतिन यान से प्रक्षेपित किया गया था। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था, जिसके द्वारा टेलीमेट्री, समुद्र विज्ञान और जल विज्ञान पर आंकड़े जुटाए गए थे। इनसेट 1A, यह एक भारतीय संचार उपग्रह था, जिसको वर्ष 1982 में लॉन्च किया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली यानी कि इनसेट का हिस्सा था। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? आप जानते हो, दादा भाई किए थे। भारत में पहली बार सन 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय का आकलन किया, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। दादा भाई ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में, जो कि 1967 में आई थी, धन निष्कासन के सिद्धांत को बताया एवं धन निष्कासन को देश के सभी दुखों का मूल कारण माना था। एनी बेसेंट के बारे में समझिए। एनी बेसेंट आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थी। कौन? एनी बेसेंट। वर्ष 1917 में एनी बेसेंट ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू, आपको ध्यान रखना है, यही पहली महिला रही थी अध्यक्षता करने वाली, पहली मतलब विदेशी। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र का अध्यक्ष भी चुने गए थे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। देखिए, सब समझिए इनके बारे में। इनको फ्रंटियर यानी कि सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। प्रमुख व्यक्ति के नाम में भगत सिंह को शहीद ए आजम,
वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या सरदार दोनों कहिए, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और लाला जी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु चित्तरंजन दास को देश बंधु, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखिए, राजीव गांधी 7वें प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1984 में 40 साल की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री ये बन गए। उनका कार्यकाल 1984 से 1989 ईस्वी तक रहा था। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री 1947 से 51 तक रहे। राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एवं प्रमुख प्रखर जो चिंतक तथा समाजवादी नेता रहे थे। कौन रहे थे भाई? राम मनोहर लोहिया। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? 44वां। कब आया था ये? 1978 में। देखिए, 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा दोबारा दी गई सलाह को मानने के लिए वे क्या होंगे? बाध्य होंगे, मतलब मानना ही पड़ता है। फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए ही जनता दल की सरकार ने 44वां संशोधन जो है 1978 में किए थे और 42वां वाला 1976 में हुआ था। इस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर बदलकर सशस्त्र विद्रोह शब्द के रूप में शामिल किया गया। मूल अधिकार में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार का दर्जा भी दिया गया था। 39वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका निपटारा ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जिसे संसदीय कानून के द्वारा नियुक्त किया जाए। 40वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम शामिल किए गए थे। 42वां जो हुआ था 1976 में, यह संविधान संशोधन अभी तक पारित सभी संशोधनों में अधिक व्यापक था। इस कारण इसे लघु संविधान कहा गया। इसके द्वारा किए गए प्रमुख संशोधन में क्या क्या आते हैं समझ लीजिए अच्छे से। संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्वों में 3 नए निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के क में आया। उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी अनुच्छेद 43 के क में आया। पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं वन्य जीव की सुरक्षा अनुच्छेद 48 के क में दिया गया। एक नए अध्याय 4 के क में अनुच्छेद 51 के क को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख भी कर दिया जाता है। अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। विधानसभा एवं लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया तथा इसे पुनः 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में होता है, इसके द्वारा इसे 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया था। सूची को यहाँ पर कह रहा है मैच करिए कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है। आइए इसे समझिए और याद करिए। मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र से, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के लिए आपको ध्यान रखना है आयरिश संविधान से, संसदीय सरकार के लिए आपको ब्रिटिश संविधान, इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध के लिए कनाडा का संविधान आपको याद रखना है। ली गई विशेषताएं कहाँ से क्या ली गई है देखिए। समवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से,
स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की जो सिद्धांत है फ्रांसीसी क्रांति से। मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श रूस के संविधान से। आपातकालीन संबंध पूछेगा जर्मनी के संविधान। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका। साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है ये भी यहीं से लिया गया है। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? यहाँ पे आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए राजीव महर्षि। करेंट का क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं, इसे रहने दीजिए। जो काम की बात है उसे देख लीजिए बस। कैग जो है ना, नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। समय इनका 6 साल या नहीं तो 65 साल अगर पूरा होता है तो इनको हटना पड़ता है पद से। करेंट को क्यों छोड़े समझ गए होंगे। अभी टाइम है करेंट पे। ये पुराने वाले करेंट का डेटा हो सकता है चेंज हो जाएगा, इसलिए जो चेंज नहीं होने वाला है उसको ज़रूर देख लेंगे। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य में है? सर क्रीक यानी कि सर का जो लड़ाई का ताज का जो लड़ाई होता है, आप जानते हो भारत पाकिस्तान के बीच चलते रहता है। भारत के द्वारा कम, पाकिस्तान के द्वारा ज़्यादा कुछ किया जाता है। सर क्रीक विवाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच गुजरात में स्थित सीमा विवाद है। यह विवाद कच्छ के रण में 96 किलोमीटर लंबे मुहाने को लेकर के है। सर क्रीक पानी के कटाव के कारण बना हुआ है, जहाँ ज्वार भाटे के कारण यह तय नहीं हो पाता है कि इसका हिस्सा कितना पानी में रहेगा और कितना पानी के बाहर। वर्तमान में इससे नाले का जो नाम है सर क्रीक है, लेकिन कच्छ के पुराने दस्तावेज में इसे सर क्रीक कहा गया है। इसका कारण यह बताया जाता है कि पहले इस नाले में शीरी नामक मछली पाई जाती थी, जिसके नाम पर इस नाले का नाम सर क्रीक पड़ा। सर क्रीक मामले पर विवाद 1960 के दशक में शुरू हुआ था। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। यह विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी। यह सीमा भारत एवं पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर लंबी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को देखिए, 2670 यानी कि 2670 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है यह। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम डूरंड रेखा है, जिसका कि निर्धारण 12 नवंबर 1893 को किया गया था। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच 2670 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। इसका नाम है डूरंड रेखा। निर्धारण होता है 12 नवंबर 1893 में। ब्रिटिश भारत सरकार के सचिव, नाम था इनका क्या? मोर्टिमर डूरंड। और पाकिस्तान के अमीर कहिए या फिर शासक जो अब्दुल रहमान खान थे, इनके बीच में होता है। ठीक है। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच भी डूरंड रेखा है, जिसका लंबाई 106 किलोमीटर है और यह सीमा लद्दाख में है। चीन भारत के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा मैकमोहन रेखा है। यह निम्न भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाती है: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम से। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा है, यह भी ध्यान रखेंगे। यह भारत के निम्न राज्यों से सीमा बनाती है, जो कि इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत में सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश तथा सबसे कम साझा करने वाला देश अफगानिस्तान है। यहाँ पे आपने देखा 4096 किलोमीटर लगती है भारत और बांग्लादेश की सीमा। और साथ ही साथ अगर पूछेगा सबसे कम, तो अफगानिस्तान के साथ लगता है बस 106 किलोमीटर का। इसे भी ज़रूर ध्यान रखेंगे। बताइए, किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की जो बिक्री है इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध यानी कि बैन लगाने का निर्णय ले लिया है? सही जवाब है फ्रांस। याद रखिएगा, फ्रांस ने जीवाश्म ईंधन से चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध की घोषणा की है। 2040 तक पेट्रोल और डीजल के वाहनों की बिक्री बंद होनी चाहिए। फ्रांस पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? नंबर 45 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरंभ। आरंभ जो है 24 जुलाई 2017 से केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे, इन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया था और ये ग्रामीण सड़क के रखरखाव के लिए था। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित? पश्चिम बंगाल को 2017 में किया गया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित होता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। समझिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का जारीकर्ता संस्था जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हिल्पा करके दिया हुआ है कि यह है अगस्त में जारी होता है। भारत का स्थान 107वां, सम्मिलित देश 121 थे, पहला स्थान बेलारूस का आया था। नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नांगल, भाखड़ा नांगल, याद आ रहा है कुछ? नांगल जो है पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। यह मुख्यतः यूरिया का उत्पादन करता है। तांबा धातु का अयस्क कॉपर पायराइट कैल्फोसाइट से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। उत्पादक राज्य में राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश आते हैं। इसे राजस्थान में खेतरी एवं सिधाना के खान से तथा मध्य प्रदेश में तारेगांव एवं मलजखंड से प्राप्त किया जाता है। तेल परिशोधक संयंत्र के बारे में देखिए। तेल परिशोधन संयंत्र भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण के 17 तेल शोधन कारखानों तथा निजी क्षेत्र के 3 तेल परिशोधन संयंत्र है। पेट्रोलियम सागरीय उत्पत्ति वाली अवसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत में यह टर्सरी युग की संरचनाओं में मिलता है। भारत में खनिज तेल वितरण क्षेत्र में आ जाइए। देखिए, ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, गुजरात, पश्चिम अपतटीय क्षेत्र तथा पूर्वी अपतटीय क्षेत्र है। उर्वरक उद्योग को देखिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, इसलिए कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन करने वाला देश है। भारत में प्रमुख उर्वरक उत्पादन इकाइयाँ निम्नलिखित है। तलचर कहाँ पर? उड़ीसा में है। रामगुंडम कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कोरबा छत्तीसगढ़, सिंदरी एवं जमशेदपुर झारखंड में है। पेनिसिलिन उद्योग को देखिए। यह एंटीबायोटिक का एक समूह है। पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तमिलनाडु में 996, ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक है। इस सवाल को भी फिलहाल रहने दीजिए। आपके एग्जामिनेशन तक हो सकता है कि नया डेटा सामने आ जाए। नहीं आएगा तो आप लोगों को पहले से पता होगा, नहीं पता होगा, निश्चिंत रहें, इसका क्लास अच्छे से दे दिया जाएगा। अभी जो लोग नए हैं, आप लोग जनगणना टॉपिक को ना पढ़ें तो ठीक रहेगा। एक टॉपिक को रहने दीजिए बाद के लिए। जो लोग पहले से पढ़े हैं, आप चाहें तो एक बार यहाँ देख करके रिवाइज कर लीजिए, आपको पहले से ज़रूर याद होगा। नए लोग याद ना भी करें चलेगा। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ? इंडोनेशिया, याद रखें। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया द्वीप में हुआ है। विश्व के प्रमुख मड वोल्केनो में आते हैं ये येलोस्टोन पार्क, जो कि अमेरिका है। लूसी है क्या? इंडोनेशिया, इराक, अमेरिका होना था यहाँ, पाकिस्तान और ईरान में पड़ता है। ईरान जो आपका ये मरकान है, बाकू अजरबैजान में, और बाराटांग द्वीप कहाँ पर? अंडमान यानी कि भारत में है। ज्वालामुखी एक दरार अथवा निकास होता है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिससे लावा, ज्वालामुखी गैस, भाप और ताप खंडमप पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय में देखिए, जिसके मुख से हमेशा धूल, धुआं, गैस, वाष्प ये सब निकलते हैं, उसे सक्रिय मतलब एक्टिव ज्वालामुखी कहा जाता है। यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा। किलायो मोना लोवा जो है हवाई द्वीप कहाँ पर? अमेरिका में है। कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में। माउंट इरेबस है अंटार्कटिका में। वैरन द्वीप है अंडमान, वैरन जो है कहाँ पर? भारत में। ओजोस
डेल सलाडो अर्जेंटीना सीमा पर है। स्ट्राम्बोली जो है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया है। भूमध्य सागर ध्यान रखिएगा। माउंट एटना कहाँ पर? सिसिली इटली में है। दूसरा आता है सुषुप्त, तीसरा होता है शांत। आपने अभी एक को देखा, दूसरा को देखे। सुषुप्त ज्वालामुखी में ऐसे ज्वालामुखी जो काफ़ी समय से शांत हैं लेकिन उससे उद्गार होने की संभावना बनी रहती है, मतलब वो एक्टिव मोड में कभी भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसे याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। शांत ज्वालामुखी जब उससे उद्गार होने की संभावना पूर्णतया समाप्त यानी कि वो खत्म हो चुका है, उसके मुख जल आदि से भर जाता है, तब उसको शांत ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण में पोपा जो कि म्यांमार में है, एकांकागुआ जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, कोह सुल्तान और देवबंद ईरान में है। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, ध्यान रखिएगा। प्रार्थना समाज की मांग में लड़के एवं लड़कियां की विवाह आयु में वृद्धि करने का मांग नहीं था। क्या था समझिए। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बम्बई में किया जाता है। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना किए गए थे। 1869 में महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के सदस्य बन जाते हैं। इस समाज को प्रसिद्ध दिलाने का कार्य महादेव गोविंद रानाडे को जाता है। प्रार्थना समाज में एकेश्वरवाद पर जोर एवं हिंदू समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आवाज़ उठाई गई थी। इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह एवं जाति प्रथा का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। महादेव गोविंद रानाडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए वर्ष 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना भी की थी। यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यह वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसे अच्छे से एक बार चाहें तो क्लास को रोक करके आप देख लीजिए। इसकी स्थापना यानी कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बम्बई में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है, आप चाहें तो इसे अच्छे से देखिए, यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण जिसे आप शिपमेंट कहते हो, किस बंदरगाह पर यह पहुंच चुका है? ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, पारादीप बंदरगाह सही जवाब है। समझिए इसे अच्छे से। अमेरिका से आया एक बहुत बड़ा कच्चा तेल मालवाहक पोत ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा। यहाँ पे समझ गए ओडिशा में कौन सा बंदरगाह है? नाम है पारादीप। क्या नाम है? पारादीप। कहाँ पर है? ओडिशा में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पहला पोत लाया था। दूसरा पोत गुजरात के वाडिनार पोत पर कच्चा तेल लेकर आया था। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। अमेरिका सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। दूसरे नंबर पर चीन देश है। समुद्री जलमार्ग की दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफ़ी महत्वपूर्ण निभाता है। देश में टोटल 13 बड़े 139 छोटे बंदरगाह स्थित हैं। देश में याद रखने का आसान तरीका है, कितने बंदरगाह हैं? 13 बड़े हैं और 13 पे एक 9 लगाइए। छोटा बंदरगाह स्थित है देश में। कांडला जो अब वर्तमान में दीनदयाल बन चुका है। बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। यहाँ पर सरकार ने मुक्त व्यापार तेल स्थापित किया है, इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति साहब थे रामनाथ कोविंद थे, मतलब समझ गए। 14वें नंबर पर इनका कार्यकाल 25 जुलाई से 25 जुलाई 2022 तक रहा था। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। कार्यकाल 2012 से 17 तक था। 25 जुलाई को याद रखिए। और अभी लेटेस्ट देश की पहली आदिवासी जो राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति हैं, ये संथाल जनजाति की हैं, द्रौपदी मुर्मू। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा था। यहाँ पे सिंधु स्थल और उनके स्थानों को मिलाना है, तो आइए यहाँ पे मिलाने के साथ साथ याद भी कर लेते हैं। लोथल 1955 से 62 तक में इसका ये चला था, उत्खनन वगैरह हुआ था, गुजरात में है। रोपर पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में है। समझिए लोथल भोगवा नदी पर गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर था। कौन सा? लोथल। भोगवा नदी गुजरात में,
इसे हड़प्पा कालीन व्यापारिक राजधानी कहा जाता था। किसे? लोथल को। रोपर जो कि पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है जिनके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा रहे हैं। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पर? हरियाणा में। घग्गर नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल है। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल, ध्यान रखिएगा, राखीगढ़ी। कालीबंगा, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल यह भी है। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। सवाल पूछा जाता है, जुते हुए खेत का साक्ष्य। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, किस नदी के तट पर है? घग्गर के तट पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। भारत के संविधान के उद्देशिका, जिसे आप प्रस्तावना कहते हो, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे ध्यान दें, तीनों कथन सही है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त कर लेता है। भारत के संविधान में प्रारंभिक में रखी गई उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। उद्देशिका में उस आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों के बारे में बात की गई है। वह हमारे संविधान के आधार के स्तंभ हैं। उद्देशिका में जनता की भावनाएं तथा आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप से समाविष्ट है। संविधानविदों ने, जो बनाने वाले थे, उद्देशिका को संविधान की आत्मा के समान माना है। ध्यान रखिए इस पॉइंट को। संविधान के प्राधिकार का मूल स्रोत भारत के लोगों में ही निहित है। भारत राज्य, ये जो भारतीय राज्य को कल्याणकारी प्रकृति के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित करती है। यदि प्रस्तावना में विद्यमान संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट न किया जाए तो प्रस्तावना में संशोधन करना पॉसिबल है। यानी कि संविधान में संशोधन तब किया जा सकता है। मूल जो संविधान है उसमें छेड़खानी नहीं करना है आपको। संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। संविधान कब से? 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। इसमें वे उद्देश्य वर्णित हैं जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहते थे। क्या आपको पता है 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू हुआ था? नहीं पता हो, चिंता ना करें, काफ़ी जल्द इसके बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से। इसमें वे उद्देश्य वर्णित हैं जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहते थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। पेटेंट के संबंध में क्या सही नहीं है बताइए? तो देखिए, समझ लेते हैं, यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है तो यही समझते हैं। पेटेंट की अवधि 20 साल के लिए होती है, अनंत समय के लिए नहीं। विकल्प वाला कथन सही नहीं है। समझिए, भारतीय पेटेंट कार्यालय को पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क्स के नियंत्रण जनरल के कार्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेशानुसार काम करती है। पेटेंट एक अधिकार है। यह किसी व्यक्ति, संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा हो, तकनीक हो, प्रक्रिया हो, उत्पाद हो या फिर डिजाइन हो, इसके लिए दिया जाता है ताकि कोई उनकी नकल ना कर ले। पेटेंट आप ले लिए तो हमेशा के लिए आपका ये बना रहेगा। प्रत्येक देश में पेटेंट के लिए अलग से आवेदन देना होता है। भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 से बना और इसे 1972 में लागू कर दिया गया था। आपको ध्यान हो, अगर अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, हल्दी को, जो अमेरिका है, इन्होंने क्या किया ना, अपने नाम का पेटेंट करवा लिया हल्दी को, जो कि पता है हल्दी भारत का एक कहिए कि प्राचीनतम, मतलब कहिए कि औषधि के रूप में माना गया है। भारत सरकार के काफ़ी विरोध करने के बाद, सारा कुछ का प्रूफ देने के बाद पेटेंट अमेरिका का ना होकर के वापस भारत सरकार को मिला है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी, चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। समझिए इसे। ब्रह्मपुत्र नदी के अफवाह तंत्र 3 देश, तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश तक विस्तृत है। इसके दाईं ओर की सहायक नदियां में शूबनगिरी, संकोश, मानस, तिस्ता, पुथिमारी, भरेली, ये सभी आते हैं। फ्रेंड्स ध्यान दें, सवाल मोस्ट वीवीआई है, याद कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार इस वाले क्वेश्चन को देखा गया है।
और यहाँ पे थोड़ा सा समझने में या फिर याद करने में प्रॉब्लम हो सकता है कि होता है, होने दीजिए, क्लास को रोकिए, याद करिए। स्टार कंधे पर चाहिए तो मेहनत तो अच्छे से जम के करना ही पड़ेगा। देखिए, ब्रह्मपुत्र के दाईं ओर की सहायक नदियों में दाईं ओर में सुबनसिरी, शंकुश, मानस, तिस्ता, पूथीमारी, भरेली आते हैं। इसके बाईं ओर की सहायक नदियों की बात करें, लोहित, दिबांग कहिए या फिर शिकांग कहिए, बरही, बूढ़ी दिहिंग, धनश्री और वराक आते हैं। ध्यान दें, लोहित एवं दिहांग नदियों के संगम पर बना भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। कहाँ पर? असम में। माजुली को एक जिला भी बनाया जा चुका है, ध्यान रखना है इस बात का भी। नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो कहते हैं। इसका अर्थ शोधक होता है, शायद आप जानते होंगे यह। नामचा बरवा पर्वत के निकट यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसे दिबांग के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब असम घाटी में प्रवेश करती है तब यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो कहते हैं। इसका अर्थ होता है शोधक। नामचा बरवा पर्वत के ही पास में यह दक्षिण की ओर मुड़ती है। यहाँ पे सवाल बनेगा, नामचा बरवा पर्वत के पास में किधर मुड़ जाती है ब्रह्मपुत्र? तो दक्षिण की ओर मुड़ती है, ठीक है। और मुड़ने के बाद अरुणाचल प्रदेश जो है अपना यहाँ पर प्रवेश करती है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आती है इसे दिबांग नाम के नाम से जाना स्टार्ट होता है। जब ये फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बाद जैसे ही असम घाटी में प्रवेश करती है तब ये क्या कहलाती है, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, ब्रह्मपुत्र कहलाती है। और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? चीन लगता है, बर्मा लगता है, भूटान लगता है। बर्मा समझ गए आप? देखिए, ताइवान भारत की सीमा से नहीं लगता है। ताइवान पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप है और इसके आसपास के कई द्वीपों को मिलाकर चीनी गणराज्य का अंग बन जाता है, जिसका मुख्यालय ताइवान द्वीप है। चीन से लगने वाले भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चीन से लगने वाले में लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आते हैं। राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश दोनों, ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा केंद्र शासित प्रदेश बोला गया। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये सभी लगते हैं चीन से, ध्यान रखना है यहाँ पे। म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य में निम्नलिखित में जिसमें कि आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर आते हैं। म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य में अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर आते हैं। भूटान से लगने वाले भारतीय राज्य में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम आते हैं। भूटान से लगने वाले राज्य में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम आते हैं। अंडमान और निकोबार थाईलैंड व इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। ध्यान रखें, अंडमान और निकोबार थाईलैंड व इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करती है। इन सारे पॉइंट्स को जरूर याद कर लीजिए। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यहाँ पे 59 का ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान दें, आंद्रे अजेवो आपको ध्यान रख लेना है इस वाले सवाल को। ये जो यूनेस्को का डायरेक्टर है, ऑप्शन डी तो आपको याद रखना ही रखना है। आइए इसमें जो मेन पॉइंट है इसे समझिए। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसकी जो स्थापना है 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसके सदस्य देश टोटल कितने हैं? 193 हैं। किस राजनीतिज्ञ ने द कॉलिएशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? इंपॉर्टेंट है, बी राइट आंसर प्रणब मुखर्जी। ध्यान रखें, द कॉलिएशन ईयर्स जिसमें कि 1996 से 12 के बारे में नामक पुस्तक जो पूर्व राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये लिखा गया है। देश की राजनीति में प्रणब मुखर्जी एक जाने माने हस्ती हैं। वे कभी देश के वित्त मंत्री रहे तथा भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे थे। कुछ देर पहले आपने देखा था अच्छे से इस पॉइंट को। मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 2004 से लेकर के 14 तक 2 बार यानी कि 10 साल तक ये संभाले थे प्रधानमंत्री के पद को। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक है। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 12वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष भी थे। कौन? मोहम्मद
हामिद अंसारी, वे एक शिक्षाविद और प्रमुख राजनेता थे। बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, मोहम्मद हामिद अंसारी की आत्मकथा है। ध्यान रखें, वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में जो कार्यकाल है 10 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक रहा था, हाल ही में ख़त्म हुआ है। और इनकी पुस्तक का नाम मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस आपको याद रख लेना है। लोकतंत्र के बारे में कथन पर विचार करें। 61 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे भी ABC तीनों टिक करना है। समझ लेते हैं इसे अच्छे से। लोकतंत्र में तीनों कथनों का समावेशन किया गया है। लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का ही शासन है। यह कथन अब्राहम लिंकन का है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ की जनता अपनी सरकार खुद चुनती है। इसमें प्रतिनिधि वयस्क मतदाताओं द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्षतापूर्वक चुने जाते हैं। भारत के लोग नैतिकता, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और कर्म शक्ति को महत्व देते हैं और लोकतंत्र इसे आधार प्रदान करता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर समय समय होता है। इसमें सभी व्यक्तियों का मत बराबर होता है। 1947 से लेकर के 2022 तक अनेक चुनाव आधार पर देखा जा सकता है कि सरकार हमेशा बदलती नहीं है, लेकिन बदलने की संभावना रहती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, समझिए। सकल घरेलू उत्पाद को इन सब में से किसके रूप में परिभाषित किया गया है? किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं सही जवाब है यहाँ पर। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक रहता है। जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में जब उस वर्ष में उसके विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ता है तो उसे राष्ट्रीय आय यानी कि सकल राष्ट्रीय आय उत्पाद कहा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से आय को जोड़कर और मूल्य ह्रास को घटाकर जो आय बचती है उसे ही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। एनएनपी होता है, इसको देश की जनसंख्या से भाग देकर भागफल द्वारा प्रति व्यक्ति आय को निकाला जाता है। एसडीआर आपने सुना है काफ़ी बार, इस किसकी पेटिका में आती है? चीन युआन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी समझिए। ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, युआन तथा यूरो से एसडीआर बास्केट बना है। विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। आईएमएफ इंटरनेशनल जो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, आईएमएफ को इसका शीर्ष कोटा धारक है, जिसमें कि अमेरिका 17.46%, जापान 6.8%, चीन 6.41%, भारत 2.76%। भारत का स्थान पूछा जाता है, आपको 8वां यहाँ पे बता देना है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? यहाँ पर नंबर बी ध्यान रखें, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल है, जरूर याद रखिए। ऐसे स्थान जहाँ स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से प्रजातियों की समृद्धता है लेकिन आवास विनाश का संकट बना हुआ है, तप्त स्थल कहा जाता है। तप्त स्थल मतलब हॉटस्पॉट एरिया कहलाता है। किसी क्षेत्र के हॉटस्पॉट यानी कि जो दर्जा के बारे में प्राप्त करने के लिए शर्त है जातीय बहुतायता, वहाँ कम से कम यानी कि आधा यानी कि 0.5% से 1500 स्थानीय संवहनी पौधे हो, 70% प्राथमिक वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हों। हॉट स्पॉट शब्दों का जो सर्वप्रथम प्रयोग है नॉर्मन मारियस, जो कि ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश थे। 1988 में
किए थे और 4 हॉटस्पॉट स्थापित स्थित है। हिमालय क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड आपको ध्यान रख लेना है। पश्चिमी घाट, इसके अंतर्गत ताप्ती नदी के दक्षिण से पश्चिम तट के किनारे के साथ साथ अवस्थित पहाड़ी एवं उसके साथ लगे मैदान का क्षेत्र शामिल है। पश्चिमी घाट आपने बहुत बार सुना है ना। इसके अंतर्गत ताप्ती नदी से दक्षिण के पश्चिमी तट के जो किनारे के साथ साथ अवस्थित पहाड़ी है और उसके साथ लगे मैदान है, इसका क्षेत्र शामिल है। यह भारत का शीर्ष जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसे हॉटस्पॉट का दर्जा प्राप्त है। इसे स्थानिक रूप से सह्याद्री पर्वत चोटी भी कहा जाता है। यह मालाबार के मैदानी भाग और पर्वत श्रेणी से मिलकर बना है। यहाँ पर अत्यधिक वर्षा के कारण वर्षा वन तथा आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में बेसाल्ट एवं लेटेराइट चट्टान पाए जाते हैं। केरल का जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है यह पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है, पश्चिमी घाट का उदाहरण है। पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन है, यह भी ध्यान रखना है। गंगा के मैदान को समझिए। इसका विस्तार राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल तक है। यहाँ जीव जंतु, वनस्पति एवं फसल की प्रचुरता पाई जाती है। इसके दक्षिण पूर्व क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ मुख्यतः भारतीय गैंडा, घड़ियाल, ब्लैक बक, हाथी, कछुए एवं मछलियाँ आदि जंतुएं पाई जाती है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? विटामिन के। देखिए, विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं। शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है। रक्त का थक्का बनेगा तभी ना रक्त थक्का के रूप में रहेगा, जल्दी नहीं गिरता है शरीर के इंसान के शरीर से जल्दी नहीं निकलता है। अगर थक्का के रूप में ना रहे, अगर पानी के रूप में ब्लड के जैसा खतरनाक वाला रहे तो पता है ना काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बहने लगेगा। इसे ध्यान रखें। इस कारण से इसको रक्त स्राव रोधी पदार्थ कहा जाता है। विटामिन के का स्रोत है हरी पत्तियाँ, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर, अंडों की जर्दी और पनीर। यह यकृत के प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल कहते हैं, यह अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल है और वसा में घुलनशील है। जंतु के यकृत एवं आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाओं में यह संचित रहता है। हम इसको दूध, मक्खन, अंडों की दर्जी, उसके बाद जर्दी जो होता है, फिर आपका जिगर, मछली, यहाँ से प्राप्त करते हैं। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन डी, इसे आप कैल्सीफेरॉल कहते हो, इसका संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा कोशिकाओं में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से कर लेते हैं। यह क्रिया सूर्य प्रकाश के पराबैंगनी किरणों से प्रभाव होती है। यह विटामिन मक्खन, जिगर, गुर्दों, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि से मिलता है। विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, इसकी कमी से मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव, स्कर्वी, अस्थियों का कमजोर होना इत्यादि बीमारी होता है। इसका स्रोत है नींबू वंश का फल, टमाटर, आंवला, खट्टे पदार्थ, ये सभी आते हैं। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बचने वाले मृदा को क्या कहते हैं बताइए? इसे लोएस मृदा कहा जाता है। समझिए, लोएस मृदा मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल एवं मिट्टी के महीन कणों के वृहद जमाव को कहा जाता है। इससे जो मैदान बनता है उसको लोएस का मैदान कहते हैं और यह उपजाऊ भी होती है। दोमट मृदा से जलोढ़ मृदा भारत के उत्तरी मैदान एवं भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाए जाने वाली मृदा है। देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग, जिसमें कि 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। दोमट मिट्टी, ठीक है। इस मिट्टी की उर्वरता जो अधिक होती है, इसलिए जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, मतलब अच्छे से कृषि होती है। ध्यान रखें, बलुई मृदा या फिर मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। ये रेतीले से बजरी युक्त और लवणीय होते हैं। बलुई मृदा, बलुई मतलब बालू, समझ गए, रेतीले और बजरी युक्त होता है। इसमें जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन का अभाव रहता है। इस मृदा को अच्छे तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में किया भी जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन से इंसान थे, इसके बारे में क्या कथन सही है बताइए? सिकंदर की मृत्यु यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए पढ़िए इसे, समझिए अच्छे से। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और तक्षशिला के तत्कालिक राजा
आम्भी ने उनका स्वागत किया था। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। वह विश्व विजयी करना भी चाहता था। इसी विजय अभियान के क्रम में लगभग 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत जो कि खैबर दर्रा में पड़ता था, यहीं से कहिए कि होते हुए यह भारत आ जाता है। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को ना पोरस का सामना करना पड़ा। इसमें सिकंदर ने पोरस को हरा देता है। सिकंदर और पोरस के ही युद्ध को हाइडे स्पीच के युद्ध से जानते हो, काफ़ी बार पूछा गया है। सिकंदर की सेना किस नदी से आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी? व्यास नदी के आगे। उसकी सेना से भयभीत होकर तक्षशिला के शासक नाम था आम्भी। आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तथा उसने सिकंदर का स्वागत करते हुए सहयोग प्रदान करने का भी वचन दे दिया था। 323 बीसी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखें। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता है रामचंद्र गुहा। काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और मोस्ट वीवीआई बुक भी है यह। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता भारतीय इतिहासकार रामचंद्र गुहा हैं। डेविड ग्रासमैन इजराइल के लेखक हैं। उनको 2017 का मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार उनके उपन्यास ए हॉर्स वाल्कस इनटू बाय के लिए दिया गया था। चलिए इसे आप चाहें तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? इसमें बिहू शामिल नहीं है। रमन, संकीर्तन और योगा शामिल है। यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में बिहू, जो कि असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसको शामिल नहीं किया गया है। भारत मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में माने जाने वाले गीत, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक परंपराओं मंच, कलाकार, रीति रिवाज, भाषा, बोली, चित्र और लेखन का विश्व में सबसे बड़ा संग्रह करने वाला देश है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 2008 में स्थापित ये की गई थी। यहाँ पे आप चाहें तो देख लीजिए, भारत में टोटल 14 तरह के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर तत्व में वर्तमान में यूनेस्को की मानवता अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पे ये सारे को शामिल किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 70, वर्ष 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? ए राइट आंसर भगत सिंह के द्वारा। ध्यान रखें, मार्च 1926 में, चलिए ऑप्शन को देखते रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया। उनका उद्देश्य देश के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना जागृत कर मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना था। वर्ष 1928 में नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल आदि नवयुवकों ने पंजाब में किए थे। कहाँ पर हुआ था? पंजाब में। नेक्स्ट पॉइंट था, ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ था सावरकर, वीडी सावरकर, भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता तथा विचारक रहे थे। ध्यान रखें, वीडी सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता तथा विचारक थे। ये नासिक के कलेक्टर जंक्शन की हत्या में शामिल थे और राजद्रोह में दोषी पाए जाने के लिए सावरकर को 50 वर्षों की सजा हो गई थी। जतिन दास के बारे में समझिए। जतिन दास भारतीय स्वतंत्रता के एक सिपाही थे, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जेल में अपने प्राण त्याग दिए। कौन? जतिन दास। अश्विनी कुमार दत्त भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, समाजसेवी, जो राजनीतिज्ञ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और देशभक्त थे। एक अध्यापक के रूप में उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 71, लास्ट वाले क्लास में आपने क्वेश्चन नंबर 30 तक देखा था, आज की क्लास में 70 तक आपने देखा। आशा करता हूं कि क्लास आपको आज का अच्छा लगा होगा। आप में से काफ़ी लोगों का व्हाट्सएप पे बार बार एक ही मैसेज आ रहा था कि सर क्लास को थोड़ा सा स्लो और आराम से बताइए,
ऐसा बताइए जो आपके साथ साथ खुद भी पढ़ सकें और उसको अच्छे से रिलेट कर सकें। आज के इस क्लास में भी कोशिश किया गया बहुत ही आराम से बताने का। क्लास कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। अगर क्लास अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करके बताइए।